हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एटम क्या होता है। व्हाट इज अ एटम? सो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल और अ एलिमेंट। सो नाउ अब हम अपनी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम वो पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी कि हम पूरी एनसीईआरटी कवर कर ले थोड़े समय में। तो चलिए, सबसे पहले जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या कहा था। ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा था कि एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एटम है वो किसी भी मैटर के what is matter? Matter is anything which has mass and occupy the space। तो कोई भी एटम किसी भी मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कोई भी मैटर एटम से मिलकर बनता है। जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, वैसे भी कोई भी मैटर क्या होता है, एटम से मिलकर बनता है। नाउ उसके आगे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स एटोमियो। एटोमियो, अब एटोमियो का क्या मतलब है? एटोमियो का मतलब है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। तो उन लोगों ने क्या बोला कि जो एटम है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फर्दर मोर एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। उसके बाद जॉन डॉल्टन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी भी दी। और इस थ्योरी ने क्या किया, इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये सारे लॉ हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप फर्स्ट चैप्टर की सीरीज में देख लेना। नाउ अब क्या हुआ, इन सब ने बोला कि जो एटम है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। बट आज की डेट में हम क्या जानते हैं कि एटम कैन बी डिवाइडेड। सो एटम को किसमें डिवाइड कर सकते हैं हम? एटम के थ्री पार्ट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक एक करके हम इन तीनों की डिस्कवरीज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। So now the discovery of the subatomic particles. What does the subatomic particles means? Subatomic particles means जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मीन्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है? कोई भी एक जैसे चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते नहीं है, वो रिपेल करते हैं। मतलब सपोज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। और अगर हमारे पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज है या दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो सेम चार्जेस है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, एक लड़का है, कोई, वो जा रहा है, वो किसी लड़की को देखता है, तो वो लड़की को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज बोथ दे आर द अपोजिट चार्जेस। बट कोई लड़की है और दूसरी लड़की सुंदर दिख रही है, तो वो उस लड़की को देख के क्या होगी, रिपेल होगी, बिकॉज दे आर द सेम चार्जेस। तो याद रखना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ अब हम चलते हैं अपने चैप्टर में डिस्कवरीज की ओर। फर्स्टली वी विल सी द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से पहले एक साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने पहले ही एक एक्सपेरिमेंट कर लिया था जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया था एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से और केमिकल रिएक्शन देखी थी इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है। तो उनकी वजह से क्या हुआ कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोड्स होती है और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये सब एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिए थे। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो है डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी? सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने। अब जे जे थॉमसन की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पीछे की स्टोरी क्या है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था, एक दिन क्या हुआ, जे जे थॉमसन ने देखा कि बिजली कड़क रही है। आप सबने देखा होगा, लाइटनिंग होती है, बिजली कड़क रही है, वो सब होते हुए आपने देखा होगा। उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा ये बिजली
ऐसे कैसे आ रही है, लाइटनिंग कैसे हो रही है? तो उन्होंने सोचा ये सेम एक्सपेरिमेंट मैं अपनी लैब में भी करूंगा। जब वो ये सेम एक्सपेरिमेंट करने अपनी लैब में गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक सेटअप बनाया। उस सेटअप में उन्होंने क्या किया, एक ग्लास की ट्यूब ली। दिस इज अ ग्लास ट्यूब। ये उन्होंने यहाँ पर ग्लास की ट्यूब ली। इस ग्लास के ट्यूब में उन्होंने इलेक्ट्रोड जोड़े दो। अब इलेक्ट्रोड की डिस्कवरी कौन कर चुके थे? माइकल फैराडे थे। माइकल फैराडे ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए थे। अब उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को दिया नाम कैथोड और एक इलेक्ट्रोड का नाम दिया एनोड। उसमें उन्होंने एक बैटरी को फिक्स किया। अब जिस साइड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है वो कैथोड साइड थी और पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया एनोड की साइड। ठीक है, एंड अंदर उन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम क्यों क्रिएट किया? ताकि प्रेशर को क्या रख सके, लो रख सके। अब प्रेशर को लो रखना क्यों जरूरी था? उन्होंने सोचा कि जब हम स्पेस में देखते हैं, स्पेस में लाइटनिंग होती है, तो स्पेस में लाइटनिंग के टाइम पे वहां का प्रेशर कैसा होता है? वहां का प्रेशर कम होता है। हम जानते हैं कि हम जितना ऊपर जाते रहते हैं उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो उन्होंने वो वाली सेम सिचुएशन बनाने की कोशिश की। उन्होंने प्रेशर को कम कर दिया, उन्होंने इनर्ट गैसेस को इंसर्ट कर दिया। तो चलिए देखते हैं अब हम। तो क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ। तो क्या हुआ, फराडे began to study the electric charge in a partially evacuated tubes। उसने नाम दिया कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब्स। अब क्या हुआ, कैथोड रे ट्यूब किससे बनी थी? इज मेड अप ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग द टू थिन पीसेस ऑफ मेटल्स। तो जो इलेक्ट्रोड्स थे वो किसके बने हुए थे? इलेक्ट्रोड्स बने हुए थे मेटल के। सो थिन पीसेस ऑफ मेटल विच आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स, जिनको हमने इलेक्ट्रोड्स बोला। Now the electric discharge through the gases could be observed only at very low pressure and at very high voltage। उन्होंने प्रेशर को कम किया और वोल्टेज को बढ़ा दिया। The pressure of different gases can be adjusted by the evacuation of the glass tubes। Okay. Now अब क्या हुआ, जब उन्होंने sufficiently high voltage दी उन इलेक्ट्रोड्स में तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो हुआ? करंट फ्लो हुआ फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब जो करंट था वो कैथोड से एनोड की तरफ गया। तो कैथोड हमारा क्या था? नेगेटिव चार्ज। एनोड था पॉजिटिव चार्ज। तो करंट फ्लो हुआ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि करंट कैथोड से फ्लो हुआ था इसलिए उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल। वो जो रेज निकली उनका नाम था कैथोड रे और पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। नाउ अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने सोचा कि मैं एक और बार चेक कर लेता हूँ क्या ये जो रेज आ रही है वो सच में कैथोड से आ रही है, क्या जो चार्ज है वो सच में नेगेटिव है। उसके लिए उन्होंने दो तीन एक्सपेरिमेंट किए। अब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखो उनके पास एक लॉकेट था। जैसे जो प्रिस्ट होते हैं वो लॉकेट डालते हैं, उनके पास एक लॉकेट था, इस शेप का लॉकेट था। तो उन्होंने उस लॉकेट को रख दिया हमारे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। अब कभी भी हम देखते हैं, अगर हम सपोज धूप में खड़े हैं तो अगर सूरज की किरणें सामने से आ रही है तो हमें शेडो कहाँ दिखेगी? पीछे। सेम चीज यहाँ पर भी हुई। यहाँ पर अब क्या हुआ, उन्होंने इस लॉकेट की जब शेडो दिखी तो वो शेडो इस लॉकेट के जस्ट बिहाइंड आ रही थी। जस्ट बिहाइंड आने का मतलब क्या है कि ऐसी कोई रेज है जो कहाँ से आ रही है? सामने से। तो इससे उनको जो पता लगा कि जो हमारी रेज है वो कैथोड से आ रही है और वो कैसे आ रही है? स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तभी उसकी शेडो क्या है? पीछे बन रही है। ठीक है, अब इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने क्या किया, एनोड में होल्स करे। होल्स करके अब क्या हुआ, हमें देखना था कि क्या इसका पार्टिकल नेचर है या पार्टिकल नेचर नहीं है। अब अगर इसका पार्टिकल नेचर है, जो इससे रेज आएगी जब वो स्ट्राइक करेगी तो वो, अगर हम यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा देंगे, फ्लोरेसेंट कोटिंग जैसे कि ZNS। फ्लोरेसेंट कोटिंग का क्या मतलब होता है? ऐसी कोटिंग जिसपे कोई भी पार्टिकल या कोई भी रे स्ट्राइक करेगी तो वो लाइट शो करेगा। तो जैसे ही उन्होंने कोटिंग लाई उन्होंने देखा कि एनोड के पीछे रे ने स्ट्राइक किया। अब एनोड के पीछे अगर रे ने स्ट्राइक किया दैट मीन्स रेस कहाँ से आ रही है? कैथोड से आ रही है। तो उन्होंने क्या बोला, the flow of current from cathode to anode was checked by making a hole in the anode and coating the tube behind the anode with a phosphorescent material known as a zinc sulfide। जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी। अब जैसे ही ये रेस पास हुई एनोड से
तो क्या हुआ, जिंक सल्फाइड पर स्ट्राइक हुई और एक ब्राइट स्पॉट दे दिया, जिससे हमें पता लगा कि रेस कहाँ से आ रही है, कैथोड से। अब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या थे? सो रिजल्ट थे, कैथोड रेस स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड्स एंड मूव्स टुवर्ड द एनोड्स। मींस कैथोड से स्टार्ट होके कहाँ पर गई, एनोड पे गई। Now the rays themselves are not visible. रेस किसी को नहीं दिख सकती। अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हीटिंग मटेरियल को इस ट्यूब के बीच में रख दिया। ये मैं इरेज कर लेती हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ट्यूब के बीच में एक मटेरियल रखा, एक मेटल रखा। अब अगर इसका पार्टिकल नेचर है, इसमें से रेज आ रही है, तो ये मेटल क्या हो गया, हीट हो गया। क्यों? क्योंकि पार्टिकल क्या करता है, हीटिंग नेचर को शो करता है। तो ये मेटल क्या हो गया, हीट हो गया। सो इन्होंने क्या देखा कि अगर हम किसी टाइप के मटेरियल से करते हैं तो ग्लो शो होता है व्हेन हिट बाय देम। मीन जैसे ही रे आई वैसे ही उसने ग्लो शो कर दिया। आजकल हम टेलीविजन पिक्चर जो भी देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, वो सारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन के बेसिस पे ही चलता है। अगला उन्होंने क्या देखा, इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड these rays travel in a straight line. What does that means? सपोज अगर मैंने इस एक्सपेरिमेंट में कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अब सोचो कैथोड से आ रहा है नेगेटिव चार्ज। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। अब इसने क्या करना है, ये कहाँ अट्रैक्ट होगा, जैसा मैंने बताया था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये वही बोल रहा है कि इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये रेस स्ट्रेट लाइन में चली। बट अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होती तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, ये उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती। ओके, अब नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और द मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेस का बिहेवियर देखा गया। देन हमें क्या देखा गया, the behavior of the cathode ray are similar to that accepted from a negative charge. Means negative charge ने क्या किया, positive charge को attract किया और क्या किया, negative charge को repel किया। इससे क्या पता लगा कि ये जो negative charge particle है वो cathode ray से आ रहा है और इसका नाम हमने दिया इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो किस पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता और नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता। ओके, अब ये सब एक्सपेरिमेंट तो सर जे जे थॉमसन ने कर दिया। अब जे जे थॉमसन ने क्या किया, जे जे थॉमसन को ने निकाला चार्ज बाय मास रेशो। तो जे जे थॉमसन ने क्या निकाला, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग द कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक and the magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons. इसका क्या मतलब है, इन्होंने क्या किया, सिंपली इन्होंने तीनों फील्ड्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाया। सपोज ये हमारी एक्सिस थी तीन, सो दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो इन्होंने एक एक्सिस में क्या किया, कैथोड रेज को चलने दिया, दूसरी एक्सिस में क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और तीसरी एक्सिस में क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को लगा दिया। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखो ये कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ पे इन्होंने लगाई है मैग्नेटिक फील्ड, ये इन्होंने लगाई है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर कैथोड और एनोड में कोई भी फील्ड ओपन नहीं है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, तो क्या होगा, जो कैथोड रे से आ रही है वो स्ट्रेट जाएगी एंड स्ट्राइक एट द बी पॉइंट। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की सम वैल्यू है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 ले लेते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो क्या हुआ, अब इस ये क्या करेगा, अब ये करेगा कि इसमें जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जिससे रिफ्लेक्शन होगी। सपोज दो चार्जेस है, वो दोनों चार्जेस इक्वल है, सपोज कैथोड रे से भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को दूर भेजेंगे। बट देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव की ओर जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये ए पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। तीसरे केस में हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को 1 ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 ले लिया। फिर हमने देखा है कौन से पॉइंट पे आई, सी पॉइंट पे आई।
सो इन इस एक्सपेरिमेंट को करके इसने कुछ वैल्यूज निकाली। हम देखते हैं क्या हुआ। देखिए, when only the electric field is applied, इलेक्ट्रॉन डेविएट हुआ तेरे पाथ उनके पाथ से, और उसने क्या किया, कैथोड रे को हिट किया एट अ पॉइंट ए। जब हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रॉन कहाँ स्ट्राइक किया, एट अ पॉइंट सी। पर हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन पे भी आ सकता है, अगर हम वो दोनों बंद कर देंगे या फिर हम दोनों चला देंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और इलेक्ट्रॉन वापस अपने पाथ पे आ जाएगा। सो अब हमारे पास क्या है, अब हमें देखना है कि जो अमाउंट ऑफ डेविएशन है किसी भी पार्टिकल का, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल इज ग्रेटर as the greater the magnitude of charge on the particle, or greater is the interaction with the electric or magnetic field, thus greater is the deflection. So what does it means? It means कि सपोज हमारे पास जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ऑन पार्टिकल, ऑन पार्टिकल। मतलब जितना ज्यादा पार्टिकल में चार्ज की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन करेगा और उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा, उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा। हमने क्या देखा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी। कैसे, सपोज हम पे नेगेटिव चार्ज था 5, ओके, तो वो 5 नेगेटिव चार्ज है और एक साइड नेगेटिव चार्ज है 2। अब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और इतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। नाउ द मास ऑफ अ पार्टिकल पे भी डिपेंड करेगा, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा वो दूर तक जाएगा। सपोज मेरे पास दो बॉल थी, एक बॉल थोड़ी हैवी है, एक बॉल थोड़ी लाइट है। मैंने उसको किसी दीवार पे मारा, अब क्या होगा, अब जितनी ज्यादा हल्की बॉल होगी उतनी ही वो डिफ्लेक्ट होके आएगी, तो जितना लाइटर पार्टिकल होगा उतनी ही वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। कैसे, the deflection of electron from its original path increases with increase in the voltage across the electrode or strength of the magnetic field। वही बात हो गई, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। पहले हम देखते थे जितना ज्यादा ये चार्ज होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। अब अगर हम इस चार्ज को बढ़ा दें फिर भी तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी। तो इन तीन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, मास ऑफ द पार्टिकल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब इन सब की कैलकुलेशन करके सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है उसने क्या निकाला, उसने निकाला चार्ज बाय मास रेशो, E by M रेशो ऑफ ए इलेक्ट्रॉन विच इज 1.78 into 10 की पावर 11 कूलम पर kg। This is the charge by mass ratio of the electron. So m is the mass of the electron in kg and E is the magnitude of the charge of the electron. Now ये तो चार्ज बाय मास रेशो निकल गया। अब सवाल ये था कि चार्ज बाय मास रेशो निकल गया, पर हमें इलेक्ट्रॉन का अलग से चार्ज और मास भी तो निकालना पड़ेगा, हमें उसका अलग से चार्ज और मास भी तो जानना है। तो उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, वो किया आर ए मिलिकन ने। उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया, आर ए मिलिकन ने किया और उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किया गया ताकि हम चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल सके। देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। So this is the Millikan oil drop experiment। उसने इसमें उसने एक सेटअप बिठाया। इस सेटअप में क्या किया, ऑयल ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ द mist is produced by atomizer। एटोमाइजर मीन्स क्या हुआ, जैसे परफ्यूम की बॉटल होती है ना, एक बॉटल में उसने ऑयल को भर लिया ताकि उसको स्प्रे कर सके। अब क्या हुआ, अब उसने क्या किया, ये वाली जो प्लेट है उसमें एक होल कर दिया। सो एंटर टाइनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडेंसर। अब उसने क्या किया, वो स्प्रे किया और एक टेलीस्कोप लगाया और यहाँ पर एक एक्सरे लगाई है और दो प्लेट्स लगाई है, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया एंड एक प्लेट को नेगेटिव चार्ज किया। अब द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द ड्रॉपलेट पर व्यू थ्रू द टेलीस्कोप, जैसे जैसे ऑयल की ड्रॉप नीचे आने लगी उस होल से वो टेलीस्कोप में देख रहे थे।
अब उन्होंने मेजर किया किस रेट से वो ड्रॉपलेट फॉल होती है। अब यहाँ पे हुआ क्या देखते हैं। द एयर इनसाइड द चैम्बर वॉज आयोनाइज्ड बाय पासिंग अ बीम ऑफ एक्सरे। उन्होंने यहाँ से क्या किया, एक एक्सरे पास किया। ये देख रहे हैं एक्सरे पास किया। अब एक्सरे जब पास करा तो हुआ क्या, बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट्स आ रही थी। जैसे ही ऑयल एक्सरे पास किया, एक्सरे में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। और यहाँ पे क्या थे, एयर के पार्टिकल्स थे। तो इलेक्ट्रॉन ने इस एयर के पार्टिकल को स्ट्राइक किया। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने एयर के पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया, एक्सरे ने, मीन्स एक एक्सरे थी, सॉरी आई रिपीट अगेन, एक्सरे ने जैसे ही एयर के पार्टिकल को स्ट्राइक किया, वैसे ही क्या हुआ, इस एयर के पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे ही एयर के पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकला, वैसे ही उसको ऑयल ने कवर कर लिया। अब वो इस कवर किए हुए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने लगे। सो the electric charge on the air droplet was acquired by the collision with the gaseous ion. गैस के आयन से कोलिजन हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन निकला जिसको ऑयल ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर देखो इसने ऑक्यूपाई कर लिया। अब इसमें नीचे कौन सी फोर्स लगी होगी, ग्रेविटेशनल। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ऊपर कौन सी फोर्स लगी, अट्रैक्टिव फोर्स। इन दोनों फोर्सेस का बैलेंस बना के उसने एक वैल्यू निकाली जो हमारे चार्ज की वैल्यू आई। और वो चार्ज की वैल्यू क्या आई, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हमारे पास चार्ज आ गया -1.6। देखा कि हमारे पास चार्ज भी आ गया, चार्ज बाय मास रेशो भी आ गया। अब चार्ज बाय मास रेशो था 1.75 इंटू 10⁻11। अब इस रेशो में अगर हम चार्ज की वैल्यू रखेंगे जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आई थी, तो हमारे पास मास निकल जाएगा विच इज 9.1 इंटू 10⁻31। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं, अब क्या हुआ, जो जेम्स चैडविक थे, एक थे जेम्स चैडविक और एक साइंटिस्ट थे ई गोल्डस्टीन। अब जैसे ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो गोल्डस्टीन ने बोला कि मैं भी एक बार वही सेटअप अपनी लैब में बिठा के देखूंगा। उन्होंने वही सेटअप अपनी लैब में किया, पर क्या हुआ, उनके पास इलेक्ट्रोड्स नहीं थे। तो वो गए, उनको अपने लैब में एक ट्यूब मिली जिसमें ऐसे परफोरेशन थी और ये मेटल की प्लेट थी। पर इसमें स्मॉल 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 होल्स थे, जो होल्स क्या थे, परफोरेटेड होल्स थे। अब क्या हुआ, परफोरेटेड होल्स थे। अब इन्होंने क्या किया, वही सेम कैथोड रे वाला बनाया सेटअप, ट्यूबली ग्लास की, इसमें दो प्लेट्स लगाई, पर एक प्लेट कैसी थी, परफोरेटेड प्लेट थी, बैटरी अटैच की और वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, इसको क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब जैसे ही उन्होंने ये किया, उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, जो रेज आई थी वो कैथोड से आ रही थी, कैथोड से आ रही थी तब भी वो एनोड पे स्ट्राइक कर रही थी। अब उन्होंने देखा जब मटेरियल लगा के, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा के, कि अब जो ग्लो आ रही है वो कहाँ आ रही है, कैथोड के पीछे आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई रे है जो एनोड से आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उन्होंने कैरी आउट किया ना, मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब which led to the discovery of canal rays carrying the positive charge। जैसे नेगेटिव चार्ज को कैथोड रे नाम दिया गया, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज को नाम दिया गया कैनाल रेज। अब क्या होता है, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, एक्चुअल में प्रोटॉन इज नथिंग, प्रोटॉन इज absence ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो प्रोटॉन इज absence ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास प्रोटॉन क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है absence ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इवेंचुअली हुआ क्या, जैसे मैंने आपको एक्सरे वाले में बताया था कि जैसे ही रे स्ट्राइक की, वहां से क्या हुआ, ये एयर का पार्टिकल था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ने इसको स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और अंदर क्या छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज। किसी भी पार्टिकल में अगर नेगेटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव भी होगा क्योंकि वो न्यूट्रल है। हम किसी भी चीज को छूते हैं, सपोज मैंने ये पेन छुआ है, अब अगर इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो मुझे करंट लगता, बट मुझे करंट नहीं लगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है जो एक दूसरे को बैलेंस करता है। तो उन्होंने क्या प्रॉपर्टीज दी, उन्होंने बोला, unlike the cathode rays, mass of a positively charged particle depend on the nature of gas present in the cathode ray tube।
उन्होंने कहा दे आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस, जैसा मैंने आपको बताया। चार्ज टू मास रेशियो इज डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। जैसे कि इलेक्ट्रॉन था वो गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। Some of the positive charge particle carry multiple of fundamental units of electric charge। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स थी। Now the behavior of these particles in the magnetic or electric field opposite to that of the electron, obviously क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। नाउ अब क्या हुआ, हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था जेम्स चैडविक। जिनका नाम था जेम्स चैडविक। अब जेम्स चैडविक ने क्या किया, जेम्स चैडविक को डिस्कवरी नहीं करना चाहते थे वो, सिंपली उस टाइम पे क्या हुआ था, कैंसर बहुत स्प्रेड हो रहा था बाय द अल्फा रेज। तो वो उन अल्फा रेज से बचने के लिए कुछ चीज बनाना चाहते थे, जैसे कि मान लो बुलेट से बचने के लिए हम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं, वैसे ही वो अल्फा रेस से बचने के लिए एक जैकेट बनाना चाहते थे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा रेस का सोर्स लगाया और दो ट्यूब्स लगाई और उसके बीच में चार्ज कनेक्ट कर दिया। एक बेरिलियम की ट्यूब थी और एक वैक्स थी, पैराफिन वैक्स थी। अब जैसे ही उन्होंने यहाँ पे सर्किट लगाया और चार्ज क्रिएट किया, उन्होंने देखा जो पार्टिकल अल्फा रेस से आ रहा है वो ना पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा है ना नेगेटिव एंड की तरफ जा रहा है। अब ना वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना वो एंड नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसमें ना पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। उसने उसको बोला न्यूट्रल विच हैज अ जीरो चार्ज। तो चैडविक ने क्या किया, bombarding a thin sheet of beryllium by the alpha rays when the electrically neutral particle having a mass which is slightly greater than the proton was emitted, और उसने उसको न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। तो ऐसे करके तीनों पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई। तो चलिए अब हम एक टेबल को देखते हैं। अब क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन को हम ई से सिंबल देते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक टेबल। नाउ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो प्रोटॉन का चार्ज सेम पॉजिटिव में आ जाएगा, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज जीरो है। ना रिलेटिव चार्ज कैसे निकालते हैं, रिलेटिव चार्ज निकालने के लिए हम इसमें सिर्फ एक वैल्यू लेके, सबसे बड़ी 1.6 है, उनको 1.6 से डिवाइड कर देंगे। 1.6, अब जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, -1, इसको करेंगे +1 और जीरो का तो जीरो रहेगा। देन मास है 9.1 इलेक्ट्रॉन का, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटॉन का, और सेम मास होता है न्यूट्रॉन का, बस स्लाइटली ग्रेटर होता है। मास, रिलेटिव मास निकालने के लिए भी वही करेंगे। 9.1 सबसे बड़ी वैल्यू है, इसको सबसे डिवाइड कर देंगे हम लोग। 9.1 सबसे छोटी वैल्यू है, सॉरी, और इसको जब हम 1.67 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट जीरो आएगा। तो रिलेटिव मास इज जीरो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 1 है। नाउ अप्रोक्सीमेट मास इज 0 1 1। सो इम्पोर्टेंट इसमें है कि आपको याद है डिस्कवरीज किसने की, चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एटॉमिक मॉडल। Now, observation obtained from the experiment mentioned in the previous section have suggested Dalton's individual atom is composed of subatomic particles like electron, proton, and the neutron, which carry the positive and the negative charges. The major problem before the scientists after the discovery of subatomic particles are, अब क्या हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमारे साइंटिस्ट के पास कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई। वो प्रॉब्लम्स क्या आई, टू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अब इसको ऐसे समझते हैं, सपोज एक घर में तीन बच्चे थे, वो तीन बच्चे कौन थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक घर में ये तीन बच्चे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। अब हमें अगर उस घर की स्टेबिलिटी के बारे में जानना है, हमें ये जानना है कि वो घर शांत है या किस बच्ची का कैसा नेचर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नेचर को जानना पड़ेगा कि कौन कितना स्टेबल है, कौन कितना अनस्टेबल है, कौन कितना शरारती बच्चा है, कौन कितना शांत बच्चा है। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरीज की थी वो ये नहीं बता पाए थे कि एटम कितना ज्यादा स्टेबल होगा। Secondly, to compare the behavior of elements in terms of both physical and the chemical properties.
हमें एक एलिमेंट के बिहेवियर को बताना था, उसकी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज है। To explain the formation of different kind of molecule by the combination of different atom, different atom से different molecule बनते हैं, तो उनके नेचर को भी बताना था। To understand the origin and the nature of the electromagnetic radiation absorbed or the emitted by the atoms, ये चारों पॉइंट्स हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एटॉमिक मॉडल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल में हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब ये थॉमसन कौन है? ये वही जे थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अब क्या हुआ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक दिन क्या हुआ, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। तो जे थॉमसन ने सोचा कि चलो अब हम गोवा बीच पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, अब गोवा बीच पे जाके चिल करेंगे। अब वो बीच पे गए और बीच पे जाके वाटरमेलन खा रहे थे। बीच पे जाके क्या रहे थे? वाटरमेलन खा रहे थे। अब वाटरमेलन खाए थे तभी बहुत सारे न्यूज चैनल वाले वहां पर आते हैं और वो न्यूज चैनल वाले उसको बोलते हैं, सर 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 जे थॉमसन, आपने एटम की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो कर दी, बट आप मुझे ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है, अब ये बताना था। तो जे थॉमसन ने सोचा अब मैं क्या करूं। तो जे थॉमसन ने एक तरबूज को देखा। उन्होंने एक तरबूज देखा। तरबूज कैसा होता है? अंदर से रेड, पल्प उसका रेड। बाहर से तरबूज में क्या होती है? बाहर से तरबूज में ग्रीन कलर की कोटिंग होती है और अंदर उसके ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। अब जे थॉमसन ने क्या बोला? जे थॉमसन ने बोला कि चलो भाई, तुम लोग पूछ रहे थे ना कि हम स्टेबिलिटी को कि हम कैसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में कैसे पड़े हैं। उन्होंने बोला वो एक तरबूज के जैसे होते हैं। सोचो कि तरबूज का जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, उस ग्रीन कलर के पार्ट को उन्होंने बोला न्यूट्रॉन। अंदर के रेड पल्प को उन्होंने बोला प्रोटॉन और ये जो बीच है उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन है, मतलब तरबूज का जो रेड वाला पोर्शन है, तो प्रोटॉन कैसे है? पूरे तरबूज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब प्रोटॉन पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें इलेक्ट्रॉन सीड्स की तरह एम्बेडेड हुए हैं। तो हम पढ़ते हैं, J.J. Thomson proposed that an atom possesses a spherical shape. अब उन्होंने spherical shape क्यों बोली? जे थॉमसन ने सोचा, ये सिर्फ जे थॉमसन ने नहीं बोली थी, इससे पहले डॉल्टन भी बोल चुका था कि एक एटम की स्पेरिकल शेप होती है। उन्होंने स्पेरिकल ही क्यों बोला? उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी पे जितनी भी चीजें, सपोज अर्थ है, मून है, वो सब गोल है। ठीक है, अर्थ गोल है, मून गोल है। और अगर हमने पढ़ा, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जब एक रेन ड्रॉप गिरती है तो स्मॉलर सरफेस एरिया एक्वायर करती है, वो कौन सा होता है? स्पेरिकल। तो उन्होंने सोचा एटम भी बहुत छोटा होता है तो उसको भी स्मॉलर सरफेस एरिया एक्वायर करना होगा, तो उसको भी स्पेरिकल शेप बोल दिया। तो एटम possesses a spherical shape, जिसको उन्होंने approximately radius बोला 10 की पावर -10, in which the positive charges is uniformly distributed. The electrons are embedded into it in such a manner as give the most stable electrostatic arrangement. अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे नाम दिए, जैसे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और द वाटरमेलन। उन्होंने क्या बोला? This model can be visualized as a pudding or a watermelon of the positive charge with the plums or a seed embedded into it. जैसा मैंने आपको बताया. An important feature of this model is that mass of an atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. अब इसका क्या मतलब हुआ? अब हम चैप्टर में ही आगे बढ़ेंगे जब मैं आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर बताऊंगी कि जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन का मास होता है, उसी से हम पूरे एटम, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास से किसी भी एटम का मास बनता है। तो अब प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए उसने बोला कि तो मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। अब ये मॉडल जो था, उसने क्या किया? ऑल्दो दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, की पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं आगे एक्सपेरिमेंट क्या हुआ। ये वाला जो पैराग्राफ है रेडियो एक्टिविटी वाला, ये हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा देती हूँ, एटॉमिक मॉडल्स बता देती हूँ। इसके बाद आया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। अब रदरफोर्ड ने क्या किया? अब जैसे हमने जेम्स चैडविक देखा था, जेम्स चैडविक क्या कर रहा था? जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं कर रहा था, बस जेम्स चैडविक क्या चाहता था? वो अल्फा पार्टिकल से बचना चाहता था। ऐसे ही जो रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स थे, वो भी अल्फा पार्टिकल की स्टडी कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की स्टडी कर रहे थे, किस हिसाब से अल्फा पार्टिकल फैलते हैं। तो
क्या हुआ? रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स bombarded very thin gold foil with alpha particles. उन्होंने सबसे पहले एक सेटअप बनाया। उस सेटअप में उन्होंने अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगा। एक लेड की प्लेट लगाई, एक गोल्ड की फॉयल लगाई बीच में, और एक थिन शीट को सर्कुलर मोशन में लगाया और उसमें जेडएनएस की कोटिंग की। जेडएनएस इज फ्लोरोसेंट मटेरियल जो ग्लो शो करता है। अब द क्वेश्चन इज, उन्होंने लेड की ही प्लेट क्यों यूज की? एज वी नो कि जो लेड होता है उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। लेड हैज हाई डेंसिटी। अब हाई डेंसिटी होगी तो क्या होगा कि जो अल्फा रे आ रही है वो सिर्फ ये जो छोटा सा होल किया हुआ है ना, इसी होल से पास होके आएगी। ऐसा नहीं है कि वो किसी और साइड से पास होके स्कैटर हो जाएगी, वो एक ही एक नैरो बीम में आएगी क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब गोल्ड की फॉल क्यों यूज की गई? हमें पता है कि गोल्ड बहुत मेलिएबल होता है, मतलब बहुत थिन शीट में पतला हो सकता है। अब वो थिन शीट में करने का क्या फायदा था? अब वो थिन शीट में पतला हो गया, इससे क्या होगा? देखो, जब एक एटम टकराएगा उस गोल की फॉइल से, ठीक है, वो जितना पतला होगा उतना उसके लिए आसान होगा कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा पाए। अगर वो थिन शीट नहीं होती, थिक शीट होती, तो वो उसकी स्पीड को ब्लॉक कर देती। तो अब हम देखते हैं, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया। रदरफोर्ड फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट is represented. A stream of high energy alpha particle from a radioactive source was directed at a thin foil of the gold metal. The thin gold metal had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it, means ताकि ग्लो शो हो सके जब उस पे पार्टिकल टकराएंगे। Whenever alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. जैसे ही अल्फा पार्टिकल टकराएगा वैसे ही फ्लैश ऑफ लाइट जल जाएगी और हमें पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में जो पार्टिकल है वो गया है। The results of the experiment was quite unexpected. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? देखो, according to the Thomson model of atom, अब हमारे थॉमसन जी ने क्या बोला था? थॉमसन जी ने बोला था कि देखो भाई, जो एटम है वो एक तरबूज की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर एक एटम तरबूज की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड था और उसमें सारे में पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थे, तो क्या होना था? जैसे ही अल्फा पार्टिकल की रे आती, अल्फा पार्टिकल की रे सपोज आ रही है, एक तरबूज में आ रही है, क्या होता? जैसे ही वो पार्टिकल आया वो पॉजिटिव चार्ज पे जाता, पॉजिटिव चार्ज पे जाता तो उसकी स्पीड कम हो जाती। या फिर सपोज, मान लो सपोज तरबूज मेरे पास है, मैंने उसमें कुछ भी चीज डाली, वो या तो उसके अंदर रह जाएगी या वो धीरे हो जाएगी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। देखो, द मास ऑफ द ईच गोल्ड atom in the foil should have been spread evenly over the entire atom, and the alpha particle had enough energy to pass directly through such a uniform distribution of the mass. It was accepted. क्या expect किया गया? Particle would slow down and the change direction only by a small angles by they pass through the foil. Particles को slow down हो जाना चाहिए था, पर observe क्या हुआ? Most of the alpha particle pass through the gold foil undeflected. मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड। ये देखो, स्ट्रेट लाइन में पास हो गए। A small fraction of alpha particle was reflected by a small angle. Only थोड़े से particles ऐसे थे जो छोटे छोटे angles पे deflected हुए। A very few particle, 1 in 20,000 bound back, that is very nearly 180 degree. बहुत कम पार्टिकल थे जो बाउंस बैक हुए। मोस्टली पार्टिकल कैसे चले गए? मोस्टली पार्टिकल चले गए स्ट्रेट। कुछ पार्टिकल बस छोटे छोटे एंगल पे बाउंस बैक हुए। बस उसमें से 1 in 20,000 पार्टिकल्स थे जो पूरे 180 डिग्री पे रिवर्ट बैक हुए थे। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन हुई, रदरफोर्ड ने क्या किया? कुछ कंक्लूजन्स निकाले। उसने बोला, most of the space in an atom is empty as most of the alpha particle pass through the foil and deflected. Obvious सी बात है, अगर अल्फा पार्टिकल में कोई चेंज नहीं आया, वो स्ट्रेट लाइन में चले गए, मतलब वहां पर कुछ था ही नहीं। सपोज मैं बॉल मारती हूँ किसी दीवार में, तो अगर वो दीवार दीवार है वहां पर, उसमें मटेरियल है, तो बॉल बाउंस बैक होगी। पर अगर मेरी बॉल स्ट्रेट चली जाए, मेरी बॉल उस दीवार से निकल के आगे चली जाए, तो मतलब क्या था? वहां पे कोई मटेरियल ही नहीं था, वहां पे कोई पार्टिकल ही नहीं था। तो रदरफोर्ड ने यही बोला कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एटम का एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि अनडिफ्लेक्टेड चले गए अल्फा पार्टिकल।
A few positively charged alpha particles were deflected. सिर्फ कुछ ही deflect हुए थे. The deflection must be due to the repulsive forces, showing that the positive charge of atom is not spread throughout the atom as the Thomson has presumed. The positive charge has been concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positive charge alpha particle. इसका क्या मतलब हुआ? थॉमसन ने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है. रदरफोर्ड ने बोला ऐसा नहीं है. क्यों? अल्फा पार्टिकल में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव. अगर अल्फा पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज है और थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम था उसमें भी सारे में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है? सेम चार्जेस एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. तब तो इसने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके पीछे भेज देना था, बट ऐसा तो नहीं हुआ. तो रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने बोला सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स बैक आए एंगल में. इसका मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल एरिया में है, पूरे में नहीं है. ठीक है. Calculation by the Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligible small as compared to the total volume of the atom. Means जो न्यूक्लियस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो वॉल्यूम बहुत स्मॉल है. The radius of the atom is 10 की पावर -10 while that of the nucleus is 10 की पावर -15. सपोज हमारे पास एक बॉल है. अगर इस बॉल का रेडियस 10 की पावर -15 है, तो इस बॉल का जितना रेडियस है, सपोज ये बॉल है, ये कोई टेनिस बॉल है, इस बॉल का जितना भी रेडियस है उससे क्या होगा? तो इस बॉल का जितना भी रेडियस है उससे 5 टाइम्स ज्यादा रेडियस होगा एटम्स का. मीन्स a cricket ball represent a nucleus, then the radius of atom would be 5 किलोमीटर. अगर एक क्रिकेट बॉल एक न्यूक्लियस है तो जो एटम का रेडियस है वो 5 किलोमीटर है. ठीक है. अब इसने क्या ऑब्जर्वेशन दी इन बेसिस पे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, उसने अपने मॉडल के इसमें क्या बोला? The positive charge and most of the mass of an atom was densely concentrated in extremely small region. मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है और पूरा का पूरा जो एटम का मास है वो पूरे में स्प्रेड नहीं है, वो एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेट हुआ है. दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ अ एटम वाज कॉल्ड द न्यूक्लियस. इस छोटे से पोर्शन को क्या बोला गया? न्यूक्लियस. The nucleus is surrounded by the electrons that move around the nucleus with a very high speed in a circular orbits called in a circular paths called the orbits. उसने क्या बोला? उसने बोला देखो जैसे हमारा सोलर सिस्टम में हमारे सन है और इस सन के चारों ओर क्या होता है? इस सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. उसने बोला वही है कि हमारा न्यूक्लियस सन है और उस सन के चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं. Rutherford model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of the sun and the electrons are the revolving planets. अगला उसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कि जो इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स है वो किससे हेल्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? हम 12th क्लास में पढ़ते हैं. के Q1 Q2 by R square. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर क्या होते हैं? The presence of positive charge on the nucleus is due to the proton in the nucleus. जैसा मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है. The charge on the proton is equal but opposite to the electron. अगर प्रोटॉन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव है. The number of the proton present in the nucleus is equal to the atomic number. तो चलो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ एटॉमिक नंबर और द मास नंबर क्या होता है. अगर हमने किसी भी एटम को डिनोट करना है, सपोज कोई भी एटम है, सपोज कोई एटम है एक्स. ठीक है. तो एक्स में ये होगा जेड और ये होगा ए. कोई एटम है एक्स जेड ए. अब ये ए क्या है? ए इज द मास नंबर. उस एटम का मास नंबर क्या है? जेड इज द एटॉमिक नंबर एंड एक्स इज द एटम. अब देखो हम जब क्लास में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग, तो हमें क्लास में रोल नंबर्स दिए जाते हैं. हमें रोल नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है कि रोल नंबर 1 ये है, रोल नंबर 2 ये है, रोल नंबर 3 ये है. अब क्या हुआ? एटम्स भी हमारे पास बहुत सारे थे.
अब एटम्स को रोल नंबर्स दिए गए, पर उनको रोल नंबर्स दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे की फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट एटम्स में एक्सरे की फ्रीक्वेंसी दी गई और उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे उनको पर्टिकुलर नंबर असाइन किया गया जिसको बोला गया एटॉमिक नंबर। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। ओके, नाउ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज 1। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। इन सोडियम इट इज 11 सॉरी। अगर हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 है, सोडियम में प्रोटॉन 11 है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर भी 1 और 11 होगा। In order to keep the electrically neutral, the number of electron in the atom is equal to the number of proton। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, पर किस में? सिर्फ न्यूट्रल स्पीसीज में। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सपोज हमारे पास है सोडियम 1123। ओके, अब इसमें प्रोटॉन कितने हुए? 11। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 11। बट अगर ये न्यूट्रल है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, अगर ये होता सोडियम पॉजिटिव, तो अब क्या होता? हमेशा याद रखना, अगर किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव मतलब लेने वाला, सॉरी पॉजिटिव मतलब जो अच्छा इंसान है, मतलब देने वाला, वो पॉजिटिव है, वो दे रहा है। और नेगेटिव मतलब जो इंसान ले रहा है। तो पॉजिटिव, अगर एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इलेक्ट्रॉन गिवर। और अगर नेगेटिव है तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब सोडियम पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया है, तो पहले उस पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो हमेशा याद रखना, किसी भी एटम पे जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें से क्या करना है? इलेक्ट्रॉन, उसके एटॉमिक नंबर में से चार्ज को क्या करना है? माइनस करना है। बट अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके एटॉमिक नंबर में से चार्ज को प्लस करना है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। वेट अ मिनट। अगर किसी भी एटम पे सपोज कोई एक्स एटम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके एटॉमिक नंबर में से चार्ज को माइनस कर देंगे तो हम पे क्या आ जाएगा? हम पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बट अगर हम पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके एटॉमिक नंबर में चार्ज को प्लस कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये याद रखना, ठीक है। अब नाउ आगे बढ़ते हैं। For example, the number of electron in hydrogen atom and the sodium atom is also 1 and 11। क्यों? क्योंकि ये तो न्यूट्रल स्पीसीज थी। सो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन के नंबर के इक्वल हमेशा रहेगा एटॉमिक नंबर, बट इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल कब रहेगा? जब वो न्यूट्रल एटम में होगा, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। Okay. While the positive charge of nucleus is due to the proton, the mass of the nucleus is due to the protons and the neutrons। पॉजिटिव चार्ज था किसकी वजह से? न्यूक्लियस, सॉरी पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से, बट मास किसकी वजह से होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो अगर हमें कभी भी मास निकालना है, मास को हम किससे डिनोट करते हैं? मास को हम डिनोट करते हैं ए से। तो अगर हमें कभी भी मास नंबर निकालना है तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर देंगे। सेम अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो हम मास नंबर माइनस प्रोटॉन कर देंगे। ओके, नाउ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर collectively known as the nucleons। The total number of nucleons is termed and mass number is equals to number of proton plus number of neutrons। चलो अब मैं आपको दो तीन फॉर्मूला दिखाती हूँ। आई होप यू राइट डाउन। अगर हमें कभी भी, एक बात याद रखना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन्स निकालने हैं तो वो कितना होगा? जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। और इलेक्ट्रॉन्स के भी, अगर वो न्यूट्रल है तो। ठीक है। मास नंबर किसके इक्वल है? मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमें अलग अलग सब निकाल, सॉरी, अब हमें अलग अलग सब निकालना है। सपोज हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेंगे मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स। ठीक है। और अगर प्रोटॉन्स निकालने हैं तो एटॉमिक नंबर, और अभी हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो एटॉमिक नंबर प्लस या माइनस, उसमें अगर चार्ज है तो प्लस या माइनस चार्ज कर देंगे। चलो अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ,
Calculate the number of protons, neutrons, electrons in Br 8035. अब Br 8035, अब Br A and the Z. So atomic number कितना है? Z is equals to 35. Z इक्वल्स टू 35, Z 35 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी 35। अब क्या इस पे कोई चार्ज है? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 35। अब क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 80 माइनस 35 इक्वल्स टू 45। Okay. Now second question है, the number of electron, proton and the neutron in a species equal to 18, 16 and 16 respectively. हम पे number of electron, proton और neutron दिए हैं 18, 16 and the 16. Means हमें बोला है electron कितने हैं 18, proton कितने हैं 16, neutron कितने हैं 16. अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर के इक्वल नहीं है, मतलब ये कैसी स्पीसीज है? चार स्पीसीज है। अब हमें पता है, अब देखो प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। तो हमें पता लग गया जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 16 है। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 16 है। अब 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सल्फर का। तो एलिमेंट क्या आया? सल्फर। अब इलेक्ट्रॉन दो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन से दो ज्यादा है। हमने क्या सीखा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है, प्लस माइनस चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्लस माइनस चार्ज है। मैंने बोला था जब भी कोई चीज एटम, जब भी किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या करेगी? वो एटम को देगी, वो अच्छा इंसान है। और नेगेटिव चार्ज होगा तो एटम को लेगी, या सॉरी इलेक्ट्रॉन को लेगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, दो ज्यादा है इसलिए दो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 16 आ जाएगा। अब निकालना है मास नंबर। मास नंबर क्या बोला था मैंने? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो 16 प्लस 16 32। तो ये बन गया हम पे एलिमेंट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स क्या होते हैं? द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्स से हम किसी भी एलिमेंट को बताते हैं, एटॉमिक मास नंबर को ए से शो करते हैं और Z से हम शो करते हैं एटॉमिक नंबर को, एक्स जेड ए। अब आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार द एटम विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स जिनके मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। आइसो मीन्स सेम, बार मतलब मास नंबर, ऐसे याद रख सकते हैं आप। आइसो मीन्स सेम, बार से याद रख लेना मास नंबर, जिनके सेम मास नंबर हो। तो जैसे कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन 614 और नाइट्रोजन 614, दोनों के मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए अपने आइसोबार्स। On the other hand, atoms with the identical atomic number but different atomic mass are known as isotopes. आइसोबार क्या थे? जिनके मास नंबर सेम थे। आइसोटॉप्स क्या होंगे? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे। जैसे कि हम पे है हाइड्रोजन की तीन स्पीसीज होती है, एक होती है प्रोटियम 11, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। देखो सबके एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, 111, बस मास नंबर डिफरेंट है। ओके, तो इसको बोलेंगे आइसोटॉप। एक तीसरी चीज भी होती है जिनको बोलते हैं आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स के क्या होते हैं? आइसोटॉन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके सेम होते हैं। तो क्या हुआ? It is evident that difference between the isotope is due to the difference between the neutrons in the nucleus. न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे क्यों? देखो प्रोटियम है H11, ठीक है। प्रोटियम H11 में एक प्रोटॉन है जो कि एटॉमिक नंबर 1 है। नाउ द हाइड्रोजन एटम कंटेन टू अदर आइसोटोप, तो और आइसोटोप है जैसे ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में देखो एक प्रोटॉन है, 2 - 1 एक न्यूट्रॉन है। ट्राइटियम, ट्राइटियम में एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। इन सब के न्यूट्रॉन्स क्या है? अलग है। ओके, नाउ कार्बन एटम है 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन बिसाइड द 6 प्रोटॉन। ये कार्बन एटम के क्या हो गए? सबके एटॉमिक नंबर सेम है बस मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो आइसोटॉप्स, मास नंबर सेम होंगे तो आइसोबार्स, न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होंगे तो आइसोटोन्स। आप थोड़े से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। नो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम आर कंट्रोल बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही देते हैं, तो उस एटम की केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस।
So number of neutron present in the nucleus have little effect on the chemical property. So all the isotope of a sorry, all the isotope of a given element show the same chemical number क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहते हैं. देखो the chemical property of an atom are controlled by the number of electron. That's why all the isotope of a given element show the same chemical behavior. ये याद रखना एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जितने भी आइसोटॉप होते हैं गिवन एलिमेंट के उनका केमिकल बिहेवियर कैसा होता है, उनका केमिकल बिहेवियर सेम होता है. अब हम आगे चलते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे? हमने पीछे रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था जिसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था. उसमें उसने क्या बोला था? उसमें उसने बोला था कि देखो भाई जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता थॉमसन की तरह, बट वो एक स्मॉल मास में होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. उसके अलावा उसने बोला था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लेनेट की तरह घूमते हैं और उन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है. तो अब उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको हम पढ़ते हैं. देखो अगर ड्रॉबैक्स नहीं होंगे तो आगे की थ्योरीज नहीं चलेगी, इसलिए ड्रॉबैक्स होना बहुत जरूरी है. So Rutherford nuclear model of an atom is like a small scale solar system with the nucleus playing the role of the massive sun and the electrons being similar to the lighter planets. हमने देख लिया था. अब क्या होता है? अब हम अपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं फिजिक्स के कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो होती है G m1 m2/r², जिसमें G क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. m1 क्या होता है? मास ऑफ द मास, एंड m2 भी मास होता है और r इज द डिस्टेंस होता है. अब वैसे ही इसने बोला जैसे कि सोलर सिस्टम में ये फोर्स लगती है वैसे ही न्यूक्लियर मॉडल में एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं कूलम फोर्स. कूलम फोर्स और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज के Q1 Q2 आर, जो मैंने आपको पहले बताया था. Q1 Q2 क्या है? चार्ज है. आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द चार्जेस है. एंड के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. नाउ अब इसका ड्रॉबैक क्या था? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ ऑर्बिट, जब भी कोई बॉडी किसी ऑर्बिट में घूम रही है, इट अंडरगो एक्सेलरेशन इवन इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग डायरेक्शन. अब इसको ऐसे समझते हैं. सपोज हम पे एक कार है. उस कार को हम सेम स्पीड पे चला रहे हैं. सेम स्पीड पे चला रहे हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि उसको सेम स्पीड पे चलाने के लिए आपको एक्सेलरेशन नहीं देनी पड़ेगी. उसमें कुछ एक्सेलरेशन लगेगी चाहे वो सेम स्पीड पे चल रही हो. यही इसका ड्रॉबैक था. देखो जब भी एक बॉडी मूविंग है, कोई भी बॉडी है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जब भी वो चल रहा है चाहे वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है उस पर एक एक्सेलरेशन लग रही है. ठीक है. कांस्टेंट इन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है क्योंकि वो ऑर्बिट में जा रहा है. तो उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए तो एक्सेलरेशन देनी ही पड़ेगी. अब so an electron in the nuclear model describing a planet like orbit is under acceleration. इलेक्ट्रॉन भी एक्सेलरेशन में था. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल ने क्या बोला था? मैक्सवेल ने बोला था जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वो एमिट करेगा. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन था उसने भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करना था. एंड द एनर्जी कैरिड बाय द रेडिएशन कम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मोशन. देखो क्या हुआ. ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है. अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है. घूमते 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 वो कुछ ना कुछ एनर्जी छोड़ रहा है, एनर्जी छोड़ रहा है. एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी. अब अगर एक टाइम ऐसा आता उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती तो वो जाके अंदर चला जाता. वो न्यूक्लियस में जाके श्रिंक हो जाता. बट ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं दिखा. तो रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. सपोज ऐसा सोचो, मान लो आपको कोई सुंदर कन्या दिखी. उस सुंदर कन्या पे आपने बहुत दिन तक ट्राई मारा, बहुत दिन तक ट्राई मारा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आप सोचोगे बस यार हो गया, मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है, अब मैं और ट्राई नहीं मार सकता. ऐसा ही इस इलेक्ट्रॉन के साथ होता. अगर रदरफोर्ड ने सही बोला होता कि वो घूमता घूमता एक टाइम पे वो उतनी रेडिएशन एमिट करता है, इतनी एमिट करता, उसके साथ खत्म हो जाता, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती, वो शिंक हो जाता. तो the orbit will thus continue to shrink, but ऐसा नहीं हुआ. Now, but this does not happen. Thus, the Rutherford model cannot explain the stability of the atom. If the motion of the electron is described on the basis of classical mechanics and electromagnetic theory, you may ask that the motion of electron in the orbit is leading to the instability of an atom. Then why not consider electron as a stationary around the nucleus? अब ये बोल रहा है कि चलो सपोज हम मान लेते हैं कि
किसी मोशन की वजह से उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलने की वजह से उसकी एनर्जी डाउन हो रही है, इस वजह से वो शिंक क्यों नहीं हो जाता। बट हम फिर ये भी तो सोच सकते हैं कि छोड़ो, हमें क्यों इलेक्ट्रॉन को घुमाना है, ये न्यूक्लियर, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इनको स्टेशनरी रहने देते हैं, इसको घुमाते ही नहीं भाई, घुमाएंगे नहीं तो एनर्जी ही नहीं खत्म होगी। ऐसा फिजिबल नहीं था, क्यों? अगर ये नहीं घूमता तो इस पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये दोनों क्या कर देते हैं, ये आपस में इनमें फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये फिर श्रिंक हो जाते हैं। So if an electron was stationary, electrostatic attraction between the dense nucleus and electron will pull the electron toward the nucleus to form a version of Thomson model of the atom. ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब अनदर ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का, कि उसने कुछ भी न्यूक्लियस और उसके एनर्जी के बारे में नहीं बताया था। तो हमने पढ़ा, हमने देखो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल उसने क्या गलती की, उसने बोला पॉजिटिव चार्ज बाई स्प्रेड है। पॉजिटिव चार्ज जब उसने बोला स्प्रेड है मतलब स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने भी यही किया, वो भी स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। उसके अकॉर्डिंग भी वो घूम रहे तो घूमते घूमते शिंक क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इन सबको एक्सप्लेन किया बोहर्स मॉडल ने। अब बोहर्स मॉडल को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमने पीछे रेडियो एक्टिविटी छोड़ी थी, हम एक बार रेडियो एक्टिविटी को देख लेते हैं। ये मैंने इसलिए छोड़ा था ताकि पहले मैं आपको एटॉमिक नंबर वगैरह बता सकूं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ये सब आपके काम का नहीं है। हाँ, क्या हुआ कि जब नेचर ऑफ द रेडिएशन को पढ़ रहे थे तो एक्सरेज की डिस्कवरी हुई। किसने की? प्रोगेंटर ने की। एक्सरेज वर प्रोड्यूस इफेक्टिवली व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक इन अ dense metal anode called the targets. These are not deflected by the electric and magnetic field and a high penetration power through the matter and is reason that the these era study. अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, किसी ने एक डेंस टारगेट से एक रे को पास की। उसने उस रे को देखा कि भाई इसने क्या कि ये तो ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही है, ये तो आसानी से इसको पेनिट्रेट कर रही है, तो उसने उसका नाम क्या रख दिया, एक्सरे रख दिया। ठीक है, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कि जो हमारे हेनरी थे उसने क्या देखा, that certain elements which emit the radiation of their bone are called the radioactivity and the elements are known as the radioactive elements. कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो क्या कर रहे थे, अपने आप से ही रेडिएशन एमिट कर रहे थे। सपोज ये एक एलिमेंट है और ये रेडिएशन अपने आप से एमिट कर रहा है, किसी और की रेडिएशन नहीं है। तो इन एलिमेंट्स को उसने बोला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इस एक्टिविटी को बोला रेडियो एक्टिविटी। अब क्या हुआ, तीन तरीके की रेज आई। ये आप जब 12th में जाएंगे तो फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर ड्यूल नेचर करके एक चैप्टर आता है, उसमें भी पढ़ेंगे। सो तीन टाइप की रेज हुई, अल्फा बीटा एंड द गामा रेज। अब अल्फा बीटा एंड गामा रेज क्या थी? Alpha rays consist of high energy particle carrying the 2 unit of positive charge and 4 unit of atomic mass. इसका मतलब क्या हुआ, कि जो अल्फा रेस थी उसके पास इसने क्या बोला, 2 unit of पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स। तो इसके पास प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन थे 2, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2। एंड 4 unit of एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना दिया गया, 4। अब मुझे इसमें आप सब बताइए, प्रोटॉन 2 थे, इलेक्ट्रॉन भी 2 थे, कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 4 - 2, 2। ठीक है, now he concluded that the alpha particles are the helium nuclei, as when alpha particle combined with the two electron yield the helium gas. अल्फा पार्टिकल को ही इसने क्या बोला, हीलियम गैस। बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। फिर जो दूसरी रेज थी बीटा रेज थी, वो जस्ट नेगेटिव पार्टिकल्स थे जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द गामा रेज एज द हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक द एक्स रेज आर न्यूट्रल इन नेचर एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल। गामा रेज सबसे हाई एनर्जी थी और वो न्यूट्रल इन नेचर थी। सबसे पहले क्या हुआ, अल्फा रेज थी, अल्फा रेज में 2 unit पॉजिटिव चार्ज था, 4 उसका एटॉमिक मास था। बीटा रेज थी जो इलेक्ट्रॉन की तरह थी, और गामा रेज थी जिसमें कोई भी न्यूट्रल थी, कोई चार्ज नहीं था, वो सबसे हाई पेनिट्रेशन की थी। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर देखते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैव रीच फॉलोड बाय बीटा पार्टिकल फॉलोड बाय द गामा पार्टिकल। मतलब पेनिट्रेटिंग पार्टिकल सबसे ज्यादा गामा की थी, फिर बीटा की थी, फिर अल्फा की थी। ये था इसका पेनिट्रेशन का ऑर्डर। अब हम अब हम आगे देखेंगे अब हम आगे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द बोहर्स मॉडल। तो डेवलपमेंट ऑफ द बोहर्स मॉडल हम अगली वीडियो में देखते हैं।
आई होप आप सबको समझ आया होगा। और एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, चाहे आपका वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे सीयूटी, चाहे बोर्ड्स का एग्जाम हो। क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। और आजकल तो नीट में बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से उठ के आ रहे हैं। इसलिए आई होप कि आप सब एक बार एनसीईआरटी सीरीज देखें। एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट करनी हो तो वो भी कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आई होप मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू।